तो पिछले क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हुए थे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता था। वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता था कि मान लीजिए कि ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये दोनों को सेपरेट करने वाला सरफेस है, मतलब दिस इज इंटरफेस। सपोज करिए कि एक रे इस प्रकार आती है, दिस इज इंसिडेंट रे। यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दीजिए और नॉर्मल डालने के बाद रे सेकेंड मीडियम में ऐसे एंटर कर जाती है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं आई कैप, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं आर कैप, और जो नॉर्मल है इस पर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं एन कैप मान लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था। वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था μ1 इंटू, वेक्टर फॉर्म में था μ1 इंटू, इसको और इसको क्रॉस कर लीजिए तो आई कैप क्रॉस एन कैप, μ1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू, नीचे आ जाइए तो μ2 इंटू, इसको और इसको क्रॉस कीजिए तो μ2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये आपका था वेक्टर फॉर्म में स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्केलर फॉर्म में था μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, स्नेल्स लॉ स्केलर फॉर्म में था μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2, और स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया μ1 इंटू साइन थीटा 1 के जगह पर इसका और इसका क्रॉस, तो μ1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप, μ1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। दिस इज स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटरफेस है। ठीक है, क्वेश्चन में एक इंटरफेस दिया हुआ है और यह जो इंटरफेस है दिस इज एक्स जेड प्लेन। यह जो इंटरफेस गिवन है दिस इंटरफेस इज एक्स जेड प्लेन। इसे ये इंटरफेस एक्स जेड प्लेन है, दिस इंटरफेस इज एक्स जेड प्लेन। एक रे इस पर इंसिडेंट होती है, इस पर एक रे इंसिडेंट होती है एंड दिस इज माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, और उसके बाद यह रे दूसरे मीडियम में चली जाती है। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि दिस इज √5/2, और ये रे यहाँ पे सेकेंड मीडियम में चली जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे। क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे, फाइंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये इंटरफेस है और इंटरफेस जो है वो कौन सा प्लेन है, तो इंटरफेस इज एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इंटरफेस जो है वो एक्स जेड प्लेन है, इंटरफेस जो है वो एक्स जेड प्लेन है। इसको आप ऐसे समझिए कि मेरा जो इंटरफेस है, इंटरफेस इज लाइक दिस, ऐसे इंटरफेस है, और ये जो इंटरफेस है वो एक्स जेड प्लेन है। तो इंटरफेस एक्स जेड प्लेन है, इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। दिस इज द इंटरफेस। जैसे झील का सरफेस होता है तो झील का सरफेस एक प्लेन है, तो इंटरफेस इज एक्स जेड प्लेन। तो ये मेरा एक्स हो गया, ये मान लिया मेरा एक्स हो गया और ये मेरा जेड हो गया। तो वाई कैसे होगा, वाई इसके परपेंडिकुलर होगा, वाई इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से इस इंटरफेस के ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इंटरफेस के नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √5/2 है, और एक रे इंसिडेंट होती है। इस इंटरफेस के ऊपर एक रे इंसिडेंट होती है
और इंसिडेंट रे जो है वो है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, और वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कि इसके आप ऊपर जाइए, तो ऊपर के म्यू को अगर म्यू1 माने तो म्यू1 इंटू इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप क्रॉस नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू, नीचे आ जाइए तो नीचे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे म्यू2 इंटू रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप क्रॉस नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं। म्यू1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। पहले इस मीडियम में गए और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, और इस मीडियम में इंसिडेंट रे है, इसको और इस नॉर्मल को दोनों को क्रॉस कर लीजिए, आई कैप क्रॉस एन कैप। फिर इस मीडियम में आ जाइए म्यू2 और इस रे को ले लीजिए और इसको भी नॉर्मल के साथ क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए आई कैप। आई कैप का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो देखिए इस रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है, इस रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है, बट सबसे पहले चेक करना है कि इज इट यूनिट वेक्टर। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो वेक्टर दिया हुआ है क्या वो आई कैप है, क्या वो यूनिट वेक्टर है। चूँकि मुझे यहाँ पे आई कैप लिखना है, मुझे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि जो वेक्टर मुझे गिवन है वो यूनिट वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। तो बताइए, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, यस और नो बोलिए। माइनस आई कैप माइनस 2j कैप इज इट यूनिट वेक्टर और नो। ठीक है, नो। लकी राज बता रहे हैं नो, सलोनी बता रही है नो, मंतोष बजाज का भी आंसर है नो। ठीक है, आमिर यूसुफ जई बोल रहे हैं नो, आकांक्षा बोल रही हैं नो। ठीक है, तो सभी लोगों का कहना है कि यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अगर मैं इसका मॉड करूं, आप यहाँ पे इसका मॉड करके देख लीजिए, तो माइनस आई कैप और माइनस 2j कैप का अगर मॉड कीजिएगा, वेक्टर से दोस्ती बढ़ाइए, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा रूट ओवर x कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये 1 + 4 5 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड √5 है, एंड √5 इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 नहीं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अब तो मेरा काम और बढ़ गया कि मुझे आई कैप भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आई कैप भी गिवन नहीं है। फॉर्मूला यूज़ करते समय मुझे आई कैप यूज़ करना है, तो आई कैप भी निकालना पड़ेगा। अब आई कैप कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये सारी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि कैप वेक्टर कैसे निकालते हैं। कैप कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मॉड से। तो वेक्टर मेरा कितना है, मेरा वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड, इसका मॉड। तो इसका मॉड मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया √5, डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, दिस इज़ √5। अब देखिए आई कैप मुझे पता चल गया है, आई कैप मुझे पता चल गया है। अब मुझे एन कैप चाहिए। एन कैप का मतलब हुआ नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए, मेरा जो इंटरफेस था वो XZ प्लेन था, इंटरफेस वाज XZ प्लेन, तो इस पे नॉर्मल क्या होगा, इंटरफेस पे नॉर्मल क्या बता रहे हैं, इंटरफेस पे नॉर्मल जे कैप। ठीक है, आई थिंक मुझे, हाँ लकी राज जे कैप बता रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर जे कैप होगा, जे कैप, सलोनी जे कैप। ठीक है, जे कैप। तो इंटरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होगा, चूँकि इंटरफेस XZ प्लेन है, ठीक है, बेसिक बात आपको आनी चाहिए, इंटरफेस XZ प्लेन है, तो नॉर्मल जो होगा y होगा, ऐसे y होगा, XZ पे परपेंडिकुलर जो होता है y होता है। तो एन कैप जो होगा वो होगा y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, राइट इट एज जे कैप, जे कैप। चलिए ये भी हो गया। आई कैप मुझे पता चल गया, एन कैप मुझे
पता चल गया। अब यहाँ मान पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ मान पुट करेंगे तो देखिए क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर को हैंडल करना सीखिए। μ1 के जगह पे कितना पुट करना होगा, 2। तो μ1 के जगह पे 2, आई कैप के जगह पे ये चीज़ पुट कीजिए, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई √5, ठीक है, क्रॉस n कैप। इसको क्रॉस करना है, किसके साथ क्रॉस करना है, n कैप के साथ, यानी कि j कैप के साथ क्रॉस करना है। लीजिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया j कैप के साथ, बराबर μ2 के जगह पर सेकेंड मीडियम मेरे पास है √5/2। आई विल राइट इट एज √5/2, ठीक है। अब यहाँ पे है आर कैप क्रॉस n कैप। आर कैप का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो मुझे निकालना है। आर कैप मुझे निकालना है। व्हाट इज़ आर कैप, ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो आर कैप मुझे कैलकुलेट करना है क्रॉस n कैप। n कैप का मान हो गया j कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं, √5 को निकाल सकते हैं बाहर। तो दिस इज़ 2/√5, और 2/√5 के बाद अंदर क्या बचेगा, दिस इज़ माइनस आई कैप, 2/√5 निकल गया, माइनस 2j कैप क्रॉस j कैप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू √5/2 इंटू, अब देखिए आर कैप क्रॉस जे कैप कैसे सॉल्व होगा। अब आर कैप क्रॉस जे कैप कैसे सॉल्व होगा, आर कैप क्रॉस जे कैप कैसे सॉल्व होगा। तो हम आर कैप को कुछ मान लेते हैं, हम लोग आर कैप को कुछ मान लेते हैं। जब दो वेक्टर क्रॉस में होता है ना, जब दो वेक्टर क्रॉस में होता है और एक आई कैप जे कैप में पता होता है, दूसरा नहीं पता होता है, तो दूसरे को मान लिया जाता है। तो आर कैप को मुझे मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो इंसिडेंट रे जो है उसमें इंसिडेंट रे में आई कैप जे कैप है। इंसिडेंट रे में आई कैप जे कैप है, मतलब इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है। इंसिडेंट रे किस प्लेन में है, चूँकि हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है। रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये मेरी हो गई इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किस प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे में माइनस आई कैप माइनस 2j कैप है। आई कैप और जे कैप देख के मुझे समझ में आ गया कि ये एक्स वाई प्लेन में है। आई कैप जे कैप एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर यह एक्स वाई प्लेन में है, इंसिडेंट रे अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे को भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। चूँकि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये देखिए एक्स वाई प्लेन में है, तो इसको भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, इसको भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। अच्छा, आंसर बता रहे हैं -4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5, ठीक है। -4i कैप प्लस 3j कैप। अब चेक करेंगे बनाने के बाद, ठीक है, बनाने के बाद चेक करेंगे क्या आंसर है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसको भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। अच्छा, ये जो है वाई में है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, नॉर्मल वाई में है। वाई में है मतलब क्या, वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में। वाई का मतलब क्या हुआ, चूँकि एक्स वाई प्लेन में एक्स भी होगा, एक्स वाई प्लेन में वाई भी होगा। तो इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में, नॉर्मल वाई में है, तो एक्स वाई प्लेन में है और इसको भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टेड रे को हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसको मान लीजिए अपने मन से। ये आर कैप को हमने इतना मान लिया। आर कैप को मैंने क्या मान लिया, बोलिए। मैंने मान लिया कि आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप और प्लस बी जे कैप, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। क्रॉस 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 कितना, जे कैप, ठीक है, क्रॉस जे कैप। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो आगे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। वैसे सलोनी का आंसर है -3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। आंसर हम चेक करेंगे मिला के, बाकी लोग सॉल्व करिए। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 2/√5 माइनस आई कैप माइनस 2j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू √5/2 ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस j कैप। सॉल्व इट। वेक्टर इक्वेशन से दोस्ती कीजिए।
रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो चूंकि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है, आई कैप जे कैप तो एक्स वाई प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे को भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, तो इसको भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने मान लिया एक्स वाई में। तो आई कैप जे कैप मैंने मान लिया है, के कैप मैंने नहीं माना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप ऐसा मैंने मान लिया है, क्रॉस जे कैप। इसको सॉल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस इक्वेशन को लास्ट में लिख के 2/√5 आई कैप माइनस 2 जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू √5/2 ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस जे कैप। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए मिटाते हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और देखिए क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 2/√5, तो ये तो हो गया 2/√5। अब ध्यान दीजिए ये तो हो गया 2/√5, अंदर क्या हो गया, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस करना है, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस करना है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे आप आई कैप लिख दीजिए, यहाँ पे जे कैप लिख दीजिए और यहाँ पे के कैप लिख दीजिए, तो आपको पता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये कितना होता है, बोलिए तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है। ये आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखा जाता है, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, सलोनी के कैप होता है, लकी राज के कैप होता है, ठीक है, के कैप होता है, तनुशाही के कैप होता है, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, और जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। इसी को ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होता है, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है। और अगर आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस कीजिए तो ज़ीरो होता है, जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस कीजिए ज़ीरो होता है, और के कैप को के कैप के साथ क्रॉस कीजिए ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस एक बार इसको इसके साथ क्रॉस करना पड़ेगा, तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ माइनस रह गया, और आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया, चूँकि एक बार इसको लेके इसके साथ क्रॉस किया जाएगा। तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया। उसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस किया जाएगा, तो माइनस 2 जे कैप क्रॉस जे कैप। क्या आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप क्रॉस जे कैप। तो इसको क्या करेंगे, एक बार इसको लेके और इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो माइनस आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको लेके माइनस 2 जे कैप को लेके जे कैप के साथ क्रॉस करेंगे, और जे कैप क्रॉस जे कैप ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, और ये माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया, तो ये माइनस के कैप हो गया। अब ये छोटा सा एक इक्वेशन इधर आ गया, इधर कितना हो गया, तो इधर लिखा हुआ √5/2, तो राइट इट एज √5/2, और यहाँ भी आप ए आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस कीजिएगा, तो ए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो एक बार ये इससे क्रॉस हुआ, ए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, तो ए के कैप हो गया, यहाँ पे हो गया ए के कैप। फिर इसके साथ ये क्रॉस होगा तो बी जे कैप क्रॉस जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप ज़ीरो,
इतना हो गया। अब दोनों तरफ आप कोफिशिएंट मैच कीजिए। तो कोफिशिएंट मैच कीजिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालिए तो दिस में बी रिटन एज -2/√5 के कैप बराबर √5/2 ए के कैप। √5/2 को इधर लेके चले आइए अगर, तो ये कितना हो गया, -2/√5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इधर आएगा तो पलट जाएगा तो 2/√5 हो जाएगा। इधर के कैप लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए के कैप। समझ रहे हैं, ये कितना हुआ, -4/√5 × 5 के कैप इज इक्वल टू ए के कैप। अब देखिए के कैप का कोफिशिएंट इधर -4/5 है और के कैप का कोफिशिएंट इधर ए है, तो दोनों तरफ के कैप के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। एक तरफ के कैप का कोफिशिएंट है, एक तरफ के कैप का कोफिशिएंट -4/5, तो यहाँ से ए का मान कैलकुलेट होके आ गया -4/5। ए मुझे निकल गया, अब बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप किसके बदले माना गया था, आर कैप के बदले माना गया था। देखिए ए कैलकुलेट होके आ गया है, ए कैलकुलेट होके कितना आ गया है, -4/5 आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी। तो मैंने आर कैप को कितना माना है, आर कैप को मैंने माना है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ऐसा मैंने माना है कि आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ए मुझे पता है, बी मुझे निकालना है, तो दोनों तरफ मॉड कर लीजिए। वी नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों तरफ अगर मॉड कीजिएगा तो क्या होगा, एल एच एस का मॉड इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आर एच एस का मॉड। आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मॉड हो जाएगा √A² प्लस B²। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया, दिस इज़ 1 इज इक्वल टू √A²। तो ए हो गया -4/5, -4/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16/25 हो जाएगा प्लस B²। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इस तरफ मिटा देते हैं। तो ये देखिए सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, यहाँ से आपका b निकल के आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर होगा, रूट हटेगा, 16/25 प्लस B²। यहाँ से B² निकालिए तो B² कितना होगा, ये जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 16/25, 25 - 16 9/25। b का मान निकलेगा √9/25। ठीक है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है B² तो b का 2 मान निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, तो B² 9/25 है, तो b का 2 वैल्यू आएगा, ये 3/5 होगा तो +3/5 और -3/5 दो वैल्यू आएगा, +3/5 भी आएगा और -3/5 आएगा। अब आप सोचिए कि b का मान +3/5 लिया जाए कि -3/5 लिया जाए। b का 2 वैल्यू आ रहा है, एक +3/5 और दूसरा -3/5। सोच के बताइए कि +3/5 b का मान लिया जाए कि -3/5 लिया जाए, सोचिए तो। b की वैल्यू +3/5 ली जाए कि -3/5 ली जाए, क्या सोच रहे हैं? +3/5, लकी राज बोल रहे हैं +3/5 लिया जाए। ठीक है, और लोग क्या बोल रहे हैं, b की वैल्यू संगिनी कुमारी +3/5, आमिर यूसुफ जई +3/5। ठीक है, देखिए +3/5 नहीं लेना है, आपको -3/5 लेना है। आप पूछेंगे क्यों, -3/5 क्यों लें? ठीक है, समझिए, लॉजिक समझिए कि b का मान +3/5 नहीं लेना है, -3/5 लेना है, क्यों? ठीक है, क्यों लेना है? ये आपका XZ प्लेन हो गया तो समझ गए, और ये आपका Y एक्सिस हो गया। रे यहाँ से आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, आप मान चुके हैं कि आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अब आप थोड़ा सोचिए कि रे अगर ऐसे जाएगी तो अगर ऐसे वेक्टर होगा तो इस वेक्टर का y कंपोनेंट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। बी जे कैप, तो बी जे कैप, तो b का तो 2 मान मिला। ठीक है, बी जे कैप, तो b का तो 2 मान मिला, एक b का मान +3/5 मिला और एक b का मान -3/5 मिला। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे तो ऐसे नीचे मुड़ी करके जा रही है ना, नीचे सिर करके जा रही है। रिफ्रैक्टेड रे अगर नीचे सिर करके जा रही है, सोचिए कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसे है तो इसका y कंपोनेंट प्लस में होगा। वेक्टर अगर ऊपर सिर करके है
तो उसका वाई कंपोनेंट प्लस में होता है। लेकिन अगर वेक्टर सपोज करिए कि नीचे सिर करके ऐसे है, तब तो इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। वेक्टर अगर ऊपर सर करके है तब तो इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। वेक्टर अगर नीचे सर करके है तब तो इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो यह रे जो है वो एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगी तो इसका सर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। अगर हम b का मान +3/5 ले लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, +3/5 ले लेंगे तो पता है y कंपोनेंट किधर हो जाएगा, y कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। और y कंपोनेंट ऊपर नहीं है, क्योंकि वेक्टर मेरा रे ऐसे जा रही है, तो y कंपोनेंट इसका माइनस में है, तो यहाँ b का मान लेना होगा -3/5। अच्छा, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे पहले हम लिख लेते हैं, फिर आप बताइएगा। इसलिए रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने माना है ai कैप प्लस bj कैप, और a का मान कितना निकला है, a का तो एक ही मान निकला था -4/5, तो यहाँ पे हो गया -4/5 i कैप, b का मान -3/5 j कैप, एलसीएम ले लीजिए 5, दिस इज़ -4i कैप -3j कैप, ये r कैप का मान निकल गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि b नेगेटिव क्यों लेना है, पॉजिटिव क्यों छोड़ना है? आपको समझ में आया कि b नेगेटिव क्यों लेना है और पॉजिटिव क्यों छोड़ना है? ठीक है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। एक चीज़ और हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और हम यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ और क्लियर कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को जाके 2 बार 3 बार बनाइए। पहले कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से बनता है, अगर आप एक क्वेश्चन को 5 बार बनाएंगे तो आप खुश भी रहिएगा, सीखिएगा भी। अगर इस क्वेश्चन को आप 5 बार बना लिए, 5 बार बना लिए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कुछ नया सीखेंगे तो वो सीखने में भी अच्छा लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए, नया क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वो तो बनेगा नहीं, और इस क्वेश्चन पे भी कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, तो हर क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट टाइप से फील होगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट फील हो सकता है, लेकिन नई बातें सीखने में आपको इंटरेस्ट आएगा। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब एक चीज़ और हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर मेरा अच्छा होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे खींचा है, -i कैप -2j कैप को मैंने ऐसे खींचा है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए हम बोल क्या रहे हैं। जब मैंने इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया है तो मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे नहीं ड्रॉ किया, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, डायग्राम मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। ऊपर मैं लिख देता μ = 2, μ = √5/2, तब भी मेरा आंसर आ जाता। इधर मैं लिख देता -i कैप -2j कैप, और सवाल मैं दे देता कि r कैप बताइए। ऊपर वाले फिगर को मैंने नीचे ड्रॉ किया है, मैंने आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता था, सेम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता था, बट क्या आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या एरर होता? ठीक है, आंसर तो आ जाता। अगर मैंने आपको डायग्राम ऐसे दिया है, अगर मैंने डायग्राम आपको ऐसे दिया होता, डायग्राम मैंने आपको ऐसे दिया होता, सब कुछ वैसे ही लिखा रहता, -i कैप -2j कैप, r कैप निकालना है μ2 μ5/√2, तो इस डायग्राम में क्या एरर है? क्या आप बता सकते हैं डायग्राम में क्या एरर है? हाँ, और i कैप एरर था इस डायग्राम में। हाँ, इस डायग्राम में दिक्कत क्या है कि -i कैप -2j कैप इंडिकेट कर रहा है कि इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, जबकि वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ करें तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा और y कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो x कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, y कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये कह रहा है कि x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। इसलिए मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे ड्रॉ किया। जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के डायग्राम बनाते समय -i कैप -2j कैप को इस तरफ से खींचा है, और इस तरफ से रे जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। अब जब ये रे ऐसे जाएगी तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका y कंपोनेंट कैसा होगा? इसका y कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और x कंपोनेंट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। देख के भी क्लियर हो रहा है कि x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। तो x कंपोनेंट -4/5 वो भी नेगेटिव है, y कंपोनेंट -3/5 वो भी नेगेटिव है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको नोट्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
वो क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। मैंने आपको बोला था कि वेक्टर पे जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। क्वेश्चन ये है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, फर्स्ट मीडियम विथ z greater than equal to 0 has refractive index √2 and second medium with z less than equal to 0 has a refractive index √3, find unit vector along the ray in second medium। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिक्कत होगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप थोड़ा जज कीजिएगा कि मतलब एडवांस में क्या अंतर है, एडवांस के क्वेश्चन में क्या अंतर है। वो थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल स्किल रिक्वायर करता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और क्रिएटिव है क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में बना के रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ फॉर ए स्मॉल एंगल। स्नेल्स लॉ फॉर ए स्मॉल एंगल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसी क्वेश्चन को 2-3 बार बना लीजिएगा। जब ये क्वेश्चन 2-3 बार आपका सॉल्व हो जाए, दिमाग में बात बैठ जाए, वेक्टर की कॉपी खोलिएगा। अगर वेक्टर में प्रॉब्लम है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मेथड यही है कि सपोज़ करें मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, क्वेश्चन बनाने में मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो प्रॉब्लम होने का अगर कारण क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर की कॉपी खोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट एक बार पढ़ जाइए, इस क्वेश्चन को 3-4 बार बना जाइए, ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट एक बार रिवाइज कर लीजिए जहां आपको दिक्कत है। अगर आपका कंपोनेंट क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है, तो फिर इसी क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइए और उसके बाद उस क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्नेल्स लॉ फॉर ए स्मॉल एंगल। छोटे एंगल के लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा? स्नेल्स लॉ फॉर ए स्मॉल एंगल। तो सबसे पहले तो स्मॉल एंगल के लिए मैथमेटिक्स क्या है? अगर एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल का मतलब क्या होता है? अप टू 5 डिग्री कुछ बुक लिखेगा, अप टू 6 डिग्री कुछ बुक लिखेगा, अप टू 10 डिग्री, वहाँ तक के एंगल को हम स्मॉल एंगल मानते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल का मतलब कि अप टू 5 डिग्री तक का एंगल, अप टू 6 डिग्री तक का एंगल, अप टू 10 डिग्री तक का कुछ बुक लिखता है। और इसको लिखने का तरीका होता है थीटा टेंड्स टू 0, ऐसे लिखते हैं। और इसका मैथमेटिक्स होता है कि जब थीटा का मान स्मॉल होता है, थीटा का मान अप टू 5 डिग्री 10 डिग्री होता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और टैन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि साइन थीटा थीटा होता है स्मॉल एंगल के लिए, कॉस थीटा 1 होता है, टैन थीटा थीटा होता है। अब आप आ जाइए, मान लीजिए कि ये एक इंटरफेस है, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक रे यहाँ आई पे आती है, आई पे आती है और आर पे जाती है, आई पे आती है और आर पे जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 60 के एंगल पे आती है, 30 के एंगल पे जाती है। तो आप सोचिए कि अगर बड़े एंगल पे आएगी तो बड़े एंगल पे जाएगी, 60 पे आएगी तो 30 पे जाएगी, लेकिन अगर 5 ही डिग्री पर आ रही होगी तो हो सकता है 2 डिग्री पे जा रही होगी। अगर आई स्मॉल होगा तो आर भी क्या होगा? स्मॉल होगा। इतना तो पक्का है कि अगर आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा, और अगर आई लार्ज होगा तो आर भी क्या होगा? लार्ज होगा। चलिए, तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब मान लेते हैं कि आई जो है वो स्मॉल है, अप टू 5 डिग्री है, तो अगर आई स्मॉल है तो आर भी स्मॉल होगा। तो आई स्मॉल है तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन आई कैन बी रिटन एज आई। और उसी तरह से साइन आर को क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या हो गया? μ1 इंटू साइन आई कैन बी रिटन एज आई और μ2 इंटू साइन आर कैन बी रिटन एज आर। तो ये भी स्नेल्स लॉ हो गया, बट दिस स्नेल्स लॉ इज़ फॉर ए स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ हो गया μ1 आई बराबर μ2 आर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ को हमने डिफरेंट फॉर्म में देखा है। एक तो स्नेल्स लॉ के जो मूल शब्द हैं वो क्या है? मूल शब्द हैं μ1 साइन थीटा 1 चाहे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन थीटा 2 या μ2 साइन आर। उसके बाद स्नेल्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 आर कैप क्रॉस एन कैप। उसके बाद स्नेल्स लॉ को अगर स्मॉल एंगल के केस में यूज़ किया जाए, अगर आई और आर स्मॉल हो
तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा μ1i इज इक्वल टू μ2r। ये चीज़ अगर आप नहीं भी याद रखिएगा तो 2 सेकंड में हो जाएगा, μ1i बराबर μ2r। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल इंटरफेसेस। पैरेलल इंटरफेसेस, ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एडवांस में, मेन में, नीट में पूछा जाता है। तो पैरेलल इंटरफेसेस, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांस एग्जाम, मेन एग्जाम एंड नीट एग्जाम। स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं पैरेलल इंटरफेसेस। जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम देना है चिंता नहीं कीजिएगा, उनका भी टॉपिक आएगा, नहीं अपना टाइम आएगा, उनका भी टाइम आएगा। बट अभी जो टॉपिक है ये टॉपिक नीट, जेई और बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। जो शुरुआती टॉपिक आप पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन का, वेक्टर फॉर्म आप पढ़ रहे हैं, या फिर अभी हम पैरेलल इंटरफेसेस पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा नीट, जेई, बोर्ड में, ठीक है। और आगे बढ़िएगा तो आपको बोर्ड का एरिया शुरू हो जाएगा, बोर्ड का एरिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड जिसको देना है सिर्फ, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी टाइम आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट पैरेलल इंटरफेसेस, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल इंटरफेसेस। पैरेलल इंटरफेसेस, अब तक हम एक इंटरफेस ले रहे थे, अब हम बहुत सारा इंटरफेस ले रहे हैं, बहुत सारा इंटरफेस ले रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहुत सारा इंटरफेस ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंटरफेस, ये 2 इंटरफेस, ये 3 इंटरफेस। इंटरफेस वो होता है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अच्छा एक चीज़ सोच के बताइए कि यहाँ पे 3 इंटरफेस है, तो सोच के बताइए कितना मीडियम है, सोच के बताइए 3 इंटरफेस है, कितना मीडियम है? 3 इंटरफेस है, मीडियम कितना है? इंटरफेस वो होता है जो 2 मीडियम को सेपरेट करता है। लकीराज 4, सलोनी 4, ठीक है, गुड। संगिनी भी 4 बता रही है, ठीक है, सही आंसर है। इंटरफेस 3 है तो मीडियम जो होगा वो 4 होगा। इंटरफेस 3 है तो मीडियम 4 होगा। ये इंटरफेस है 2 मीडियम को सेपरेट करेगा, ये इंटरफेस 2 मीडियम को सेपरेट करेगा, ये इंटरफेस 2 मीडियम को सेपरेट करेगा। तो एक मीडियम यहाँ, एक मीडियम ये, दूसरा मीडियम ये, तीसरा ये, चौथा ये। मतलब एक मीडियम यहाँ ऊपर होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं μ1। दूसरा मीडियम इन दोनों के बीच होगा, इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तीसरा मीडियम इन दोनों के बीच होगा μ3 और चौथा यहाँ नीचे होगा μ4। अब मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, तो एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल डाल दीजिए और इस एंगल को मान लीजिए θ1 है, तो ये कुछ हुआ होगा, या तो ये रे नॉर्मल की तरफ झुकी होगी या नॉर्मल से दूर गई होगी, कुछ हुआ होगा, ठीक है। अगर रे रेयरर टू डेंसर गई होगी तो नॉर्मल की तरफ झुकी होगी, और डेंसर टू रेयरर गई होगी तो नॉर्मल से अवे हटी होगी। क्योंकि रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जब कोई रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और डेंसर टू रेयरर जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। कुछ हुआ होगा, हम यहाँ कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये रे ऐसे हो गई और इस एंगल को हम यहाँ पे θ2 मान लेते हैं। फिर जब रे यहाँ गिरेगी इस इंटरफेस पे, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल डालिएगा, अब फिर यहाँ पे नॉर्मल डालिएगा, तो फिर यहाँ पे कुछ हुआ होगा। रे या तो नॉर्मल की तरफ झुकी होगी या नॉर्मल से अवे हुई होगी। मुझे साफ फिगर बनाना है तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डालिएगा, ऐसे नॉर्मल डालिएगा, तो फिर यहाँ पे कुछ हुआ होगा, या तो नॉर्मल से रे अवे हुई होगी या नॉर्मल की तरफ हुई होगी। मैंने कुछ बना लिया, अपने मन से मैंने कुछ ऐसे बना लिया। अब थोड़ा एंगल को लिख लीजिए। फर्स्ट इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 है। फर्स्ट इंटरफेस के लिए, चूँकि स्नेल्स लॉ तो हम इंटरफेस पे लिखेंगे, तो फर्स्ट इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2। अगर सेकेंड इंटरफेस को लीजिएगा तो दिस एंगल इज θ2, ये θ2 होगा, ये θ2 होगा। कैसे θ2 होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब ये और ये पैरेलल है, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों इंटरफेस पैरेलल हैं, तो उन पर खींचे गए नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे तो ये और ये पैरेलल होगा। ये इसको ऐसे काट रहा है, ऐसे n का या z का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये θ2 है, तो ये भी θ2 होगा, ये भी θ2 होगा।
बाहर वाले को हम थीटा 3 मान लेते हैं। अब अगर ये थीटा 3 है तो देखिए ये और ये पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये काट रही है, ठीक है, ये और ये पैरेलल और ये काट रही है, तो ये थीटा 3 है तो ये भी थीटा 3 होगा, और इस बाहर वाले को थीटा 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल थीटा 1, जब रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई थीटा 2, फिर यहाँ पे हो गया थीटा 2, यहाँ मान लिए थीटा 3, फिर यहाँ हो गया थीटा 3, बाहर मान लिए थीटा 4। बोलिए एंगल समझ में आ गया? आगे बढ़े, एंगल समझ में आया कि नहीं आया? थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, एंगल समझ में आया? क्या एंगल को फिर रिपीट करें? एंगल समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर एंगल आपको समझ में आ गया तो अब आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, चूँकि यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जितना इंटरफेस होगा उतना रिफ्रैक्शन होगा, जितना इंटरफेस होगा उतना रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, जितना इंटरफेस होगा उतना रिफ्रैक्शन होगा। और जब जब रिफ्रैक्शन होगा तब तब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो एक बार फर्स्ट इंटरफेस पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, एक बार सेकंड पर, एक बार थर्ड पे। तो फर्स्ट पे स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ1 इंटू इस इंटरफेस को लेंगे तो एक बार इंटरफेस के ऊपर का मीडियम, एक बार इंटरफेस के नीचे का मीडियम, तो क्या हो जाएगा μ1 इंटू, बोलिए साइन थीटा 1 बराबर, इस पे लिख रहा है यहाँ पे μ1 इंटू साइन थीटा 1, अब नीचे μ2 इंटू साइन थीटा 2, μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर μ2 इंटू साइन थीटा 2। चलिए इस पर मैंने लिख लिया, इस पर मैंने लिखा तो हो गया μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर μ2 इंटू साइन थीटा 2। अब सेकेंड इंटरफेस पे लिख रहा है, तो सेकेंड इंटरफेस पे लिखेंगे तो इसके ऊपर μ2 है, इस इंटरफेस के ऊपर μ2 और इंटरफेस के नीचे μ3 है। ये इंटरफेस μ2 और μ3 को सेपरेट कर रहा है, तो क्या होगा μ2 इंटू ये वाला एंगल लेंगे थीटा 2, तो हो जाएगा μ2 इंटू साइन थीटा 2 बराबर, नीचे आ जाइए, तो μ3 इंटू साइन थीटा 3, μ3 के साथ यहाँ थीटा 3 बन रहा है, उस मीडियम में थीटा 3, तो μ3 इंटू साइन थीटा 3। अब थर्ड इंटरफेस पे आ जाइए, तो अगर थर्ड इंटरफेस पे आते हैं तो क्या होगा μ3 इंटू यहाँ पे थीटा 3 बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया μ3 इंटू साइन थीटा 3 बराबर, नीचे आ जाइए तो μ4 इंटू साइन थीटा 4। क्या आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गए? तीन इक्वेशन क्यों बना? क्योंकि तीन इंटरफेस है, तीन इंटरफेस है तो तीन इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इंटरफेस पे इक्वेशन बन गया, ठीक है, μ1 साइन थीटा 1 समझ में आ चुका है सबको, इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, यहाँ पे लिखेंगे तो μ2 साइन थीटा 2, μ3 साइन थीटा 3, यहाँ पे लिखेंगे तो μ3 साइन थीटा 3 बराबर μ4 साइन थीटा 4। ये तो मैंने तीन ही इंटरफेस लिया, बट डू यू नो जब आपसे कंपटीशन में पेपर होगा तो 10-10 इंटरफेस ले लेगा, बहुत सारा इंटरफेस ले लेगा, ठीक है, अब बहुत सारा इंटरफेस ले लेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि μ1 साइन थीटा 1, यहाँ से हम देख रहे हैं कि μ1 साइन थीटा 1 इसके बराबर है, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, लेकिन ये खुद इसके बराबर है, और ये जो है वो खुद इसके बराबर है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे हम बोले कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और डी के बराबर है। अगर हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट को सोचें, है ना, ए का हाइट बी के हाइट के बराबर है, बी का हाइट सी के हाइट के बराबर है, सी का हाइट डी के हाइट के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो हाइट है वो डी के हाइट के बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, लेकिन फिर ये वाली चीज़ इसके बराबर है, और फिर ये वाली चीज़ इसके बराबर है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हैं, तो आप ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं। अगर इंटरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं होते तो ये इक्वेशंस ऐसे नहीं बनते। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये और ये बराबर होगा, यानी क्या होगा, μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन थीटा 4। इसका मतलब क्या हुआ, μ1 इंटू साइन थीटा 1, μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर μ4 इंटू साइन थीटा 4। इसको ऐसे समझिए कि अगर बहुत सारे इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हैं, कोई रे एक इंटरफेस पे आती है, बीच में बहुत सारे इंटरफेसेस को क्रॉस करती है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे होते हैं, और उन हादसों के बाद लास्ट में रे निकलती है बाहर। तो बीच में क्या हादसे उसके साथ हुए उसको हम छोड़ देंगे, हम सीधे एंट्री दिया रहेगा कि कैसे रे एंटर कर रही है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे रे निकली। हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट मीडियम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट मीडियम के लिए। अगर हमको फर्स्ट मीडियम में उसकी एंट्री पता है
अगर इंसिडेंट रे के बारे में हमको पता है तो हम इमर्जेंट रे के बारे में डायरेक्ट बता सकते हैं। बीच में चाहे आप 1000 मीडियम डाल दीजिए, 2000 मीडियम डाल दीजिए, 1,00,000 मीडियम डाल दीजिए, बीच का हम सारी चीज़ को इग्नोर करके डायरेक्ट फर्स्ट के थ्रू हम लास्ट निकाल सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है कि इंटरफेसेस को आपस में पैरेलल होना चाहिए। अगर इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हैं और आप इंसिडेंट रे के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन देंगे तो मैं आपको इमर्जेंट रे के बारे में डायरेक्ट से बता दूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ, एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, रिपीट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इमर्जेंट रे क्या होता है? ठीक है, सलोनी को नो डाउट। इमर्जेंट रे उसको बोलते हैं, इमर्ज करना मतलब निकलना, जैसे इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इस इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। फर्स्ट इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, सेकंड इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड, थर्ड इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड। लेकिन अगर हम सबको मिला के एक सिस्टम मान लें तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट और इसको बोलेंगे इमर्जेंट। इमर्जेंट मैंने जो इमर्ज किया, जो निकला, जो रे इंटरफेसेस को क्रॉस करके लास्ट में निकली वो इमर्जेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? इमर्जेंट रे है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस इंटरफेस के लिए इसका नाम होगा इंसिडेंट, इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड, इसके लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड, इसके लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड। लेकिन अगर हम लाखों इंटरफेस को एक साथ कंसीडर करें तो इसका नाम होगा इंसिडेंट और इसका नाम होगा इमर्जेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन लीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बट रिमेंबर, हम फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्ट तभी ले सकते हैं जब क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि इंटरफेसेस को आपस में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इंटरफेसेस को आपस में पैरेलल होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस करना चाहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस। एक टॉपिक और डिस्कस कर लीजिए, नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक मीडियम μ1 और एक मीडियम μ2। इसके इंटरफेस के ऊपर एक मीडियम है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नीचे एक मीडियम है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे। तो रे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, μ1 से μ2 में जा रही है या μ2 से μ1 में ऐसे जा रही है, तो ऐसा जो इंसिडेंस है, ऐसे या ऐसे रे जा रही है, तो यह रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। तो ऐसे इंसिडेंस को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जब इंसिडेंस इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जब इंसिडेंस जो होता है इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है, देन सच एन इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है? ग्रेज करना। ग्रेज करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं द काऊ ग्रेजेज, द काऊ ग्रेजेज। तो आप गाय को देखिएगा कि गाय घास को उखाड़ती नहीं है, गाय घास को पकड़ के ऐसे सरफेस के पैरेलल खींचती है। गाय जो है वो घास को पकड़ के सरफेस के पैरेलल खींचती है, तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? सरफेस के पैरेलल घसीटना। सरफेस के पैरेलल जब किसी चीज़ को घसीटते हैं तो वही क्रिया ग्रेजिंग कहलाती है। हम बोलते हैं दी काऊ ग्रेजेज। अब काऊ ग्रेजेज का मतलब कि गाय जो है वो घास को सरफेस के पैरेलल क्या कर रही है? घसीट रही है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं गाय घास खाती है, दी काऊ ग्रेजेज। ठीक है, बट ग्रेज का मतलब क्या होता है? सरफेस के पैरेलल घसीटना। अब मान लीजिए कि ये कोई इंटरफेस है, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ऊपर के मीडियम से नीचे के मीडियम में एक रे को जाना है, और रे जो है वो ऐसे सरफेस को लगभग टच करके ऐसे आ रही है, ऐसे टच करके आ रही है, ऐसे टच करके यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस इंसिडेंस को बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। और ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माने और यहाँ पे एक नॉर्मल डालें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रे को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? μ1 से μ2 में ले जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करें कि यहाँ ऊपर लिख दें μ1 और नीचे लिख दें μ2, और रे को ऐसे μ2 से μ1 में ले जाए, μ2 से μ1 में ले जाए और ग्रेजिंग इंसिडेंस कराना है, तो रे को ऐसे नीचे से ऐसे सरफेस के पैरेलल ऐसे लाइएगा,
तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, और ये रे μ2 से μ1 जानी है, ये रे μ2 से μ1 जानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हो कि जो इंसिडेंस हो रहा है वो इंटरफेस के पैरेलल हो रहा है। इंसिडेंट रे अगर इंटरफेस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे अगर इंटरफेस के टेंजेंशियल है, देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस, और इंसिडेंट रे अगर इंटरफेस के परपेंडिकुलर है देन इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। चलिए इतना आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस आप समझ गए। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब कि जो रे इंसिडेंट हो रही है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हुआ कि रे जो इंसिडेंट हो रही है वो सरफेस के टेंजेंशियल इंसिडेंट हो रही है। अब सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ इंटरफेसेस हैं, जैसे एक इंटरफेस ये है, ठीक है, एक इंटरफेस बनाइए, ये दूसरा इंटरफेस बना दीजिए, तीसरा इंटरफेस बना दीजिए, चौथा इंटरफेस बना दीजिए, पांचवा इंटरफेस बना दीजिए, छठा इंटरफेस बना दीजिए, सातवां इंटरफेस बना दीजिए, आठवां इंटरफेस बना दीजिए, नौवां इंटरफेस बना दीजिए, 9 इंटरफेस बनाइए। अब अगर 9 इंटरफेस बनाइएगा तो 10 मीडियम बनेगा। जैसे 3 इंटरफेस बनाए थे तो 4 मीडियम बना था, 9 इंटरफेस बनाएंगे तो 10 मीडियम बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 इंटरफेस, 2 इंटरफेस, 3 इंटरफेस, 4 इंटरफेस, 5 इंटरफेस, 6 इंटरफेस, 7 इंटरफेस, 8 इंटरफेस, 9 इंटरफेस बनाया। अगर इंटरफेस मैंने 9 बनाए हैं तो मीडियम 10 बन गया, मीडियम 10 बन गया। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एक ओरिजिन है, यहाँ पे एक ओरिजिन मान लिया गया, और इसको ओरिजिन मान के इसको एक्स एक्सिस मान लिया गया, और इसको यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस मान लिया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिन पर एक रे आती है, ओरिजिन पर एक रे आती है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इंटरफेसेस आपके 10 हैं, इंटरफेसेस 9 है, मीडियम 10 है, ठीक है। उन मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7, μ8, μ9, μ10। यहाँ पे एक ओरिजिन गिवन है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस गिवन है। अब कह रहा है कि ओरिजिन के ऊपर एक रे आती है, और वह रे ओरिजिन के ऊपर एक रे आती है फर्स्ट मीडियम से, यहाँ से μ बराबर 1 से एक रे आती है, और वो ग्रेजिंग इंसिडेंस करके आती है। कैसा इंसिडेंस करके आती है, ग्रेजिंग इंसिडेंस करके आती है, ग्रेजिंग इंसिडेंस करके आती है, या बोली ग्रेजिंग एंगल पे आती है। ग्रेजिंग इंसिडेंस करके आती है मतलब ग्रेजिंग एंगल पे आती है। तो यहाँ पे रे कैसे आएगी, तो यहाँ पे रे ऐसे 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 सरफेस को छू के आएगी, ऐसे ऐसे सरफेस को छू के आएगी। तो ओरिजिन पर एक रे आती है, सरफेस को छू के आएगी, ध्यान दीजिए, सरफेस को छू के आएगी, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं, नीचे एक मीडियम है μ1, ऊपर एक मीडियम है μ2, और यहाँ से एक रे आ रही है, फर्स्ट मीडियम से एक रे सेकेंड मीडियम में जाने वाली है, और वो लगभग सरफेस को छू के आती है, लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि सरफेस को छू के आती है। तो छू के आती है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सोचिए। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल डाल देंगे तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 बना के आएगी। तो रे जो होगी वो फर्स्ट मीडियम से μ बराबर 1 से μ बराबर 2 में जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना पे जाएगी, 90 पे जाएगी, ठीक है। पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब थोड़ा सोचिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, रे ऊपर जा रही है। रे जब ऊपर जा रही है तो म्यू का मान बढ़ रहा है कि म्यू का मान घट रहा है। रे ऊपर जा रही है तो म्यू का मान बढ़ रहा है, म्यू का मान 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब म्यू बढ़ते जा रहा है, म्यू बढ़ते जा रहा है। तो आप सोचिए कि थीटा का क्या होगा। म्यू जब बढ़ते जा रहा है तो थीटा यहाँ पे 90 है, यहाँ पे जब रे आती है तो नॉर्मल के साथ 90 पे आती है, ऊपर जाएगी तो थीटा जो होगा वो 90 से कम होते जाएगा कि 90 से बढ़ते जाएगा। ये थोड़ा सोचिए कि थीटा 90 से कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, कम होते जाएगा, गुड, कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा? हालांकि देखिए, अगर हमको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको अपने लेवल को इम्प्रूव करना है इस तरह से कि हम क्वेश्चन को सोच के बना पाएँ,
तो हमको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे रे नॉर्मल के साथ 90 पे आ रही है। अब ये रे फर्स्ट मीडियम से μ1 से μ2 में जाएगी, μ3 में जाएगी, μ4 में जाएगी, μ5 में जाएगी, μ6 में जाएगी, μ7 में जाएगी, μ8 में जाएगी, μ9 में जाएगी, फिर μ10 में निकलेगी। तो निकलेगी लास्ट में μ10, इमरजेंट रे μ10 में होगी। तो ये रे जब नॉर्मल से 90 पे आई है तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे म्यू बढ़ रहा है। और हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था कि स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। तो म्यू बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, म्यू बढ़ेगा थीटा घटेगा, यानी कि थीटा घटेगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ कुछ घटेगा 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 घटेगा, लास्ट में रे यहाँ पे निकलेगी, लास्ट में रे यहाँ से कहीं से निकलेगी। अब कहीं से निकलेगी तो नॉर्मल के साथ, अब यहाँ जो नॉर्मल होगा वहाँ 90 तो नहीं बनेगा, कुछ बनेगा, 90 से घटते घटते कुछ हो गया होगा, तो यहाँ पे कुछ थीटा बनेगा, यहाँ कुछ थीटा पे रे निकलेगी। अब देखिए सवाल मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ इमरजेंट रे, फाइंड स्लोप ऑफ इमरजेंट रे, ये मेरा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ, और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इमरजेंट रे का स्लोप बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 9 पैरेलल इंटरफेसेस हैं, मेरे पास 9 पैरेलल इंटरफेसेस हैं, 9 पैरेलल इंटरफेसेस हैं जो 10 मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस नीचे से ऊपर μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6 μ7 μ8 μ9 μ10 है। अब एक रे आ रही है, उस रे को क्रॉस करना है, वो म्यू बराबर 1 से आ रही है और इसको इस मीडियम में क्रॉस कर करके बाहर निकलना है। तो वो जो आती है तो कितने एंगल पे आती है, तो सवाल में दिया कि जब आती है तो 90 पे आती है, सवाल में दिया कि जब आती है तो 90 पे आती है, ठीक है। तो म्यू बराबर 1 से म्यू बराबर 2 में जाने के लिए जब वो आती है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस करती है, सरफेस को छू के आती है, ग्रेजिंग एंगल पे आती है, तो 90 पे आती है। अब थोड़ा हम सोच ले रहे हैं, सोचने में क्या बुराई है, सोचने में क्या बुराई है, ठीक है, सोचने में क्या बुराई है। अब यह रे जब 90 पे आती है, ऊपर जाती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे म्यू बढ़ेगा, और वैसे वैसे म्यू बढ़ेगा तो थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। तो थीटा का मान 90 से और कम और कम और कम और कम होते जाएगा, और लास्ट में रे जब निकलेगी तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, 30 60 कुछ होगा, ठीक है। यहाँ 90 है तो यहाँ 30 होगा, 60 हो, कम हो गई, कुछ होगा। तो कह रहा है कि यहाँ कुछ होगा जो मुझे नहीं पता है, मैंने थीटा मान लिया। तो पूछ रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ इमरजेंट रे, या जो इमरजेंट रे निकलेगी उसका क्या स्लोप होगा। चलिए बनाइए, ट्राई दी क्वेश्चन। बेसिक क्लियर कीजिए। जैसे यहाँ पे स्लोप आ गया, अब आप बोलिएगा सर लाइट पढ़ रहे हैं, स्लोप कहाँ से आ गया, पढ़ रहे हैं लाइट, स्लोप कहाँ से आ गया। ये तो मैंने काइनेमेटिक्स में खूब यूज़ किया था, ग्राफिकल क्वेश्चंस में खूब यूज़ किया था। तो पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, यूज़ हो रहा है स्लोप, पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, यूज़ हो रहा है वेक्टर, इसलिए बेसिक क्लियर कीजिए। और जो मैंने कल कहा था उस कॉन्सेप्ट को, उस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। क्वेश्चन कितना भी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट आप सही कीजिएगा, बेसिक क्लियर कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट जो होता है वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से ही होता है। टफ क्वेश्चन जो होता है वो रैंक बनाता है, टफ क्वेश्चन जो होते हैं रैंक बनाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, और इजी मॉडरेट क्वेश्चन से रिजल्ट हो जाता है किसी का भी। अगर कोई मुझे आंसर बताएगा तो बताए। चलिए आंसर आ गया है, सलोनी का 0 आंसर आया है, स्लोप बराबर 0, सलोनी शायद। और किसी को कुछ स्लोप बताना है, मनीष मंतोष बजाज का भी 0 आंसर आ रहा है, स्लोप बराबर 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, स्लोप कितना होगा। अच्छा एक चीज़ सोचिए कि ये बीच में इस ये रे यहाँ से आएगी तो बीच में इसके साथ बहुत कुछ होगा, बीच में इसकी बहुत सारी कहानी होगी, ठीक है। उस कहानी को भूल जाइए, क्या ज़रूरत है उस कहानी को याद करने से, ठीक है। उस बीच की कहानी को भूल जाइए। आप क्या करिए, ठीक है, आप क्या कीजिए, एक और आंसर है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप क्या करिए कि इस बीच की कहानी को भूल जाइए, चूँकि इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हैं। आप डायरेक्ट फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम को सोचिए। मैंने आपको बताया ना कि जब बहुत सारे इंटरफेसेस आपस में पैरेलल हों तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम। चलिए ध्यान दीजिए,
तो हम ले लेते हैं डायरेक्ट ये वाला मीडियम और डायरेक्ट ये ऊपर वाला मीडियम, बीच का सारा कुछ भूल जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं। तो ये वाला लीजिए और ये वाला लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, इस वाले को लीजिए और इस वाले एंगल से गुना कीजिए। तो बोलिए म्यू कितना है 1 इंटू, बोलिए 1 इंटू इस मीडियम को लिए तो इस मीडियम का एंगल लेना पड़ेगा। म्यू 1 को लिए तो इस मीडियम में कितना एंगल बन रहा है 90, तो साइन 90 लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू साइन 90 बराबर, इस मीडियम को लिए तो इसका म्यू है 10, तो 10 लेंगे तो साइन उसमें एंगल लेंगे नॉर्मल के साथ, तो 10 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कितना हो गया साइन 90, साइन 90 हो गया 1, ये हो गया 10 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया, दिस इज़ 1/10, ठीक है। साइन थीटा निकल गया 1/10, लेकिन सर मुझे तो स्लोप बताना है, ये तो साइन थीटा निकला, वाई के साथ एंगल निकला, चूँकि इसको एक्स माना गया है, इसको वाई माना गया है, तो ये इमर्जेंट रे वाई के साथ जो एंगल बना रही है उसका साइन जो है 1/10 के बराबर है। लेकिन स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और थीटा किसके साथ लेते हैं तो x के साथ लेते हैं। अगर आपको याद हो तो थीटा किसके साथ लेते हैं x के साथ, तो ये रे x के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो y के साथ थीटा बना रही है तो x के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगी, तो इसका स्लोप कितना होगा बोलिए, तो इसका स्लोप होगा, स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, तो tan, स्लोप होता है tan थीटा, तो tan और थीटा के जगह पर कितना बोलिए, तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे, स्लोप में एंगल किसके साथ लेते हैं, इमर्जेंट रे का एंगल स्लोप निकालना हो तो किसके साथ लेंगे, y के साथ कि x के साथ। स्लोप निकालते हैं तो एंगल किसके साथ लेते हैं बोलिए, x के साथ लेते हैं कि y के साथ, x के साथ लेते हैं, गुड, x के साथ लेते हैं। तो x के साथ स्लोप निकालते समय एंगल लेते हैं तो इसका एंगल ये थीटा यूजफुल नहीं होगा, 90 माइनस थीटा यूजफुल होगा, तो tan 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब सोचिए कॉट थीटा, अब ये किस क्लास का क्वेश्चन हो गया, अब ये तो क्वेश्चन आपका 9th या 10th क्लास का हो गया कि साइन थीटा 1/10, तो कॉट थीटा बताइए, साइन थीटा 1/10, स्लोप हो गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो क्या आप नहीं निकाल लीजिएगा, साइन थीटा 1/10 है तो साइन थीटा p/h होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर को 1 ले लीजिए, हाइपोटेनस को 10 ले लीजिए, तो यहाँ से बेस निकाल लीजिए, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 100 माइनस 1 रूट ओवर 99, तो यहाँ से कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया रूट 99 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हो गया 1, दिस इज रूट 99, कॉट थीटा रूट 99, मतलब स्लोप इज इक्वल टू रूट अंडर 99। बोलिए क्या समझ में आया, रिवाइज किया जाए, समझ में आ गया कि रिवाइज किया जाए, बोलिए। मैंने डायरेक्ट किसको लिया है, फर्स्ट मीडियम को और लास्ट मीडियम को लिया है, और फर्स्ट और लास्ट मीडियम को लेके इक्वेशन लिख दिया है 1 इंटू साइन 90। रिवाइज किया जाए, संगीनी रिवाइज किया जाए, मंतोष बजाज क्लियर है, और लकी राज रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं, अर्पित कुमार बोल रहे हैं हो गया, आ गया, ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए।